चलो आ जाओ, स्टार्ट है, हल्ला नहीं करना है। ब्लैक, ब्लैक पिंक ब्लैक, कुछ नहीं, आ जाओ पढ़ जाओ, पढ़ो पढ़ो। अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक काटेंगे हम लोग, ठीक है। कल क्या पढ़ रहे थे, कुछ बोलो तो एक बार। आर्टिकल 14 ना, एक बार हम लोग रिविजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर देखो जरा एक बार, सवाल में दिख रहा है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भारत में अधिकार, है ना। भारत में कितने प्रकार के अधिकार था, 4 प्रकार के ना। कौन कौन सा, कौन कौन सा, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ठीक है। उसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार ना। क्या पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के कितने प्रकार, कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। कौन कौन सा, एक बार रिवीजन मारो। क्या है, समानता का अधिकार, बोलना है जरा धीरे धीरे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, इसमें कहाँ आ गया भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद बताओ शिक्षा तथा सांस्कृतिक से संबंधित अधिकार, है ना। उसके बाद एक और है, देखो कहाँ लेके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये था ना। एक बार फटाफट आर्टिकल याद कर लो। समानता का अधिकार 14 से, ये 19 से 22, ये 23 और 24, और ये 25 से 28, ये 29 और 30, और ये 32। आधे सभी को 32 और बस 32 नहीं आ रहे हैं, आ जाएंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, वो आ रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में हम लोग पहला अधिकार क्या देख रहे हैं, समानता का अधिकार। सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, डस्टर लाओ जरा, हाँ आ जाओ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 कल हो गया था ना, क्या था आर्टिकल 14 में, एक बार याद करो तो। ठीक है, विधियों के समक्ष समानता और, अच्छा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 15। इसमें क्या है, चलो भारत के सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों, अच्छा कोई भी नागरिकों को लिख लो, चाहे सभी नागरिकों को जाति, धर्म, मूल वंश, ठीक है, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या है, भारत के सभी नागरिकों को जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसमें खासकर कहाँ नहीं किया जा सकता, तो स्नान घर, ठीक है, भोजनालय, भोजनालय समझते हो आप लोग, मंदिर समझते हो आप लोग, ठीक है। ये सब स्थानों पर इसके साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सब में जाना नहीं जाना वर्जित नहीं किया जा सकता, ठीक है। पहले जमाने में हम लोग जानते थे ना, तुम लोग को पहला क्लास में बताए थे कि भारत का समाज कितने वर्ग में विभाजित था, 4 था ना।
कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें से शूद्रों को, किसको? शूद्रों को सब जगह पर जाना, मतलब सब जगह पर जाना वर्जित, मतलब कोई कोई ऐसा जगह था जहां जाना वर्जित है। ठीक है, जैसे स्नान घर, जहां सब आदमी नहाता है ना, जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, ये सब जगह पर उस सबको जाना वर्जित था। ठीक है, भोजनालय, जैसे अभी हम भोजनालय का मतलब होटल समझते हैं तुम लोग, जहाँ खाना खाते हैं हम लोग, वहां भी सबको जाना मना था, मंदिर में भी जाना मना था। तो सरकार जब भारत आजाद हुआ तो आर्टिकल 15 लाया गया उससे यही सब के लिए। ठीक है, कि भारत के कोई भी नागरिक को जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो जहां चाहेगा जो चाहेगा कर सकता है, जहां चाहेगा नहा सकता है, जहां चाहेगा खा सकता है, और जहां चाहेगा पूजा कर सकता है, मंदिर में भी जाके पूजा करेगा। ये पहले जमाने में क्या होता था शूद्रों के साथ, कि मंदिर के रास्ते में भी उसको जाने नहीं मिलता था। मंदिर के रास्ते समझ में आ रहा है? जैसे बजरंग बली का मंदिर है ना, उसके उस और जो रोड से मंदिर जाते हैं हम लोग, उस रोड में भी जाना वो सबको मना था। अगर वो सब जाता भी था तो चप्पल को खोल के अपने माथे पर रख लेता था पहले, उसके बाद वो सब जाता था। ब्राह्मण के घर में भी वो सबको जाना मना था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अपवाद भी हैं। ठीक है, इसके किसके साथ भेदभाव किया जा सकता है? तो इसके 5 अपवाद हैं। कितने अपवाद हैं? 5। ठीक है, एक महिला के साथ, बच्चे के साथ, एसटी और एससी और पिछड़ा वर्ग। तो भारत के सभी नागरिकों को जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अपवाद हैं। किस किस के साथ किया जा सकता है? तो ये 5 लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है, जैसे महिलाओं के साथ, बच्चे के साथ, एसटी के साथ, एससी के साथ और पिछड़ा वर्ग के साथ। कोई दिक्कत है? तो कोई पूछ दे कि किस किस के बारे में चर्चा किया गया है, भारत के नागरिक कौन से आधार पर? लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म और मूल वंश, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके कितने अपवाद हैं? 5 अपवाद हैं। ठीक है, महिला, बच्चा, एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग। कोई दिक्कत है? अब इसमें केस भी हुआ। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 15 पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक केस हुआ था और 93वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन हुआ और इसमें जोड़ा गया 15 के 5, आर्टिकल 15 के 5 को जोड़ा गया। 93 संविधान संशोधन होने के बाद एक आर्टिकल जोड़ा गया 15 के 5। जैसे आर्टिकल 15 है तो इसके 5 भाग है ये। ठीक, और इसमें क्या बताया गया कि भारत भारत जो है वो जो पिछड़ा वर्ग होगा, कौन वर्ग? पिछड़ा वर्ग, और शैक्षिक रूप से दो प्रकार के बारे में बताया गया। शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, किसके लिए? शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा संस्थानों में, कौन संस्थान? शिक्षा संस्थान में आरक्षण का प्रावधान करेगा। आरक्षण समझ आ रहा है? जैसे स्कूल में एडमिशन लेना है, ठीक है, पहले बड़ा बड़ा जो स्कूल होता था ना, उसमें एडमिशन होता था तो पहले आरक्षण नहीं चलता था उसमें। लेकिन 93 संविधान संशोधन में आर्टिकल 15 का 5 जोड़ा गया और कहा गया कि भारत में कमजोर वर्ग के लिए, खासकर जो शैक्षिक रूप से कमजोर है, ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके उसके लिए शिक्षा संस्थान में नामांकन को लेकर, मतलब एडमिशन को लेकर आरक्षण का प्रावधान होगा। ठीक है, मतलब उसको छूट मिलेगा कुछ, और ये सरकारी स्कूल में भी लागू होगा और प्राइवेट स्कूल में भी लागू होगा, निजी और सरकारी दोनों में। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद भी रखा गया। इसका अपवाद रखा गया अल्पसंख्यक स्कूल। कौन स्कूल? यानी अल्पसंख्यक स्कूल में हम लोग का एडमिशन होगा या नहीं होगा, वो अल्पसंख्यक स्कूल के लोग तय करेगा। अल्पसंख्यक स्कूल समझते हो आप लोग? कौन बोला? जिसकी संख्या, तो जिस स्कूल की जनसंख्या कम हो, ऐसा सोच रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब हुआ जैसे मुस्लिम लोग का स्पेशल स्कूल होता है, उर्दू स्कूल। समझ में आ रहा है तुम लोग को? बहुत कम स्कूल होता है ये, जहाँ केवल मुस्लिम लोग का स्कूल रहेगा, वहाँ उर्दू पढ़ाया जाएगा। चाहे तो एक धर्म को लेकर उसके शिक्षा और संस्कृति को बचाने के लिए जो स्कूल खोला जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
अल्पसंख्यक स्कूल। तो स्कूल में हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा वो वहां के मास्टर तय करेगा। ठीक है। इसमें क्या बताया गया, निजी और सरकारी दोनों दोनों में एडमिशन लेने के लिए हम लोग को आरक्षण प्राप्त है। आरक्षण किसकी प्राप्त है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा है और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है। समझ में आ रहा है। जैसे जो वर्ग, जो भारत के वर्ग, जो क्लास शैक्षिक रूप से पिछड़ा होगा, यानी कि कम पढ़ा लिखा समाज होगा जिसका, वो, और जो गरीब होगा वो, उसको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, उसका आरक्षण दिया गया। जैसे मान लो कि 100 सीट है, ठीक है, एक एक मान ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता होगा, ऐसे मान लिया गया कि 100 सीट है, उसमें से जो 93 संविधान संशोधन हुआ उसमें बोला गया कि 25 सीट जो रहेगा ना वो इस कैटेगरी को दे दिया जाएगा। हम एज्यूम करके मान रहे हैं केवल कि 100 में से एक सीट निर्धारित कर दिया जाएगा कि इसमें केवल जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा है और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको एडमिशन मिलेगा। तो दिक्कत है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा होगा और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होगा उसको एडमिशन मिलेगा, इसमें बता दिया गया। हम यहाँ क्या बोले थे कि विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन किस किस के साथ विभेद किया जाएगा बाद में इसको जोड़ा गया। तो 5 पहले महिला, बच्चा, एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग, और यहाँ 93 संविधान संशोधन में क्या हुआ, शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग होगा ना उसको एडमिशन के समय आरक्षण मिलेगा, उसका सीट तय कर दिया जाएगा कि इतना जो रहेगा वो इसके लिए आरक्षित रहेगा और उसी का एडमिशन होगा केवल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद इस मैटर को लेकर जो 93 संविधान संशोधन हुआ, इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस होता है। किसमें केस होता है, और केस करने वाला का नाम होता है अशोक ठाकुर। तीसरा वाला मत समझ लेना, ठीक है। अशोक ठाकुर नाम का जो व्यक्ति है ना वो 93 संविधान संशोधन को लेकर केस करता है। ये संविधान संशोधन जो किया गया वो गलत किया गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि 93 संविधान संशोधन जो है वो ठीक है, सही है, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट भी हाँ कहा है। समझ में आया तुम लोग को, कोई दिक्कत है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, नहीं ना। तो आर्टिकल 15 हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भारत के सभी नागरिकों को जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। और खासकर कहा, स्नान घर, भोजनालय, मंदिर, इस सब में उसको आने जाने से रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इसके 5 अपवाद होंगे। कितने अपवाद होंगे, कौन कौन सा, महिलाएं, बच्चे, एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग। कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद एक केस, एक 93वां संविधान संशोधन करा जाता है, संविधान का संशोधन किया जाता है और उसमें क्या कहा जाता है, आर्टिकल 15 का 5 जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग होगा ना उसको एडमिशन में आरक्षण मिलेगा, ठीक है। फिर इससे संबंधित एक केस होता है, उस केस का नाम क्या है, अशोक ठाकुर केस वीएस 93वां संविधान संशोधन केस का नाम होता है। कोई दिक्कत। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो संविधान संशोधन हुआ वो सही है, ठीक है। इसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है 103वां संविधान संशोधन। ये सब फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। ये हुआ है 2019 में। डेट हम लोग को, इस डेट याद नहीं रखना है, डेट याद भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा फैक्ट याद रखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन पूछ रहे तो बता देते हैं। ये 103वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2019 में हुआ, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया कि ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिलेगा। शिक्षा संस्थान में, जो शिक्षा संस्थान होगा उसमें शैक्षिक वर्ग, शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग होगा उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी मिलेगा एडमिशन में आरक्षण। तो 103वां संविधान संशोधन पूछा जाएगा तो किसके लिए बनाया गया, ईडब्ल्यूएस के लिए। हम चर्चा करेंगे कि ईडब्ल्यूएस होता क्या है, ठीक है। और 93 संविधान संशोधन बोलेगा तो शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए। कोई दिक्कत। केस किस पर हुआ था, 93 संविधान संशोधन। डेट पूछ रहे थे, इसका 2005 है। कब, 2005। और इसका जो केस हुआ 2008 में हुआ था। कोई दिक्कत है, याद हो जाएगा तुम लोग को। अब जब डेट बता दिए तो तुम लोग को याद भी करना है क्या कि 93 संविधान संशोधन कब हुआ, 2005 में। क्यों हुआ, कुल मिला के रहता है नामांकन में आरक्षण के लिए, ठीक है। जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको एडमिशन में छूट मिले, उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ,
93 संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। और उसके बाद इस पर केस कौन किया? अशोक ठाकुर वीएस 93 संविधान संशोधन, सुप्रीम कोर्ट में केस होता है ऐसे, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? ये जो संविधान संशोधन किया गया वो सही है, ठीक है। उसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है 103वां संविधान संशोधन, बोला गया क्या कि ईडब्ल्यूएस वालों को भी आरक्षण दिया चाहिए, ठीक है। और ये भी लागू है। कोई दिक्कत? आर्टिकल 15 समझ में आया? कोई दिक्कत? आज तक आर्टिकल 15 में इतना ही बदलाव हुआ है, शुरुआत से लेकर आज तक इतना ही है, ठीक है। भविष्य में कुछ होगा उसको ऐड कर लेना तुम लोग। कोई दिक्कत है? अभी आर्टिकल 15 एक बार बताओ। भारत के सभी नागरिकों को जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके 5 अपवाद होंगे। कौन कौन? महिलाएं, बच्चे, एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग, ठीक है। 93 संविधान संशोधन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। आरक्षण किसके लिए? शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को एडमिशन के लिए, ठीक है। और 103वां संविधान संशोधन किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस में कौन कैटेगरी आ सकता है? जैसे तुमको अगर ईडब्ल्यूएस में आना है, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ऐसे इसको क्वालिफिकेशन नहीं कहेंगे, लेकिन एक होता है ना कि क्या क्या होना चाहिए जिसको, जैसे हम लोग ओबीसी में, तो ओबीसी के लिए क्या क्या होना चाहिए जिसके कारण हम लोग ओबीसी में चल जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस बनाया गया तो बोला गया कि जिसका वार्षिक आय कम से कम कितना हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब 8 लाख होना चाहिए। 8 लाख से ज्यादा आएगा तो ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाएगा। और जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो, तो ये किस में चल जाएगा? ईडब्ल्यूएस में। ये सवर्णों के लिए बनाया गया। सवर्ण समझता है? अच्छा देखो, जनरल कैटेगरी में कौन आता है? ब्राह्मण लोग आता है ना। क्या सब ब्राह्मण लोग अमीर हैं? नहीं है। तो उस ब्राह्मण को भी तो छूट चाहिए जो अमीर नहीं है, तो उसके लिए क्या लाया गया? ईडब्ल्यूएस, स्वर्ण के लिए। केवल हम ब्राह्मण बोलते हैं ना, ब्राह्मण नहीं आ जाना, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी 8 लाख से कम कम कमा रहा है साल का, और 5 एकड़ से कम जमीन है, उसको ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत रखा जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? 15 समझ में आया? अब 16 में आते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? 93 संविधान संशोधन कब हुआ? 2005 में। और 103वां 2019 में। सच में? अशोक ठाकुर कब पेश किया था? अच्छा, अशोक ठाकुर तो तुम लोग नहीं भूलोगे, लोकल नाम हो गया। और लोकल नाम कोई लोग भूलता? कब केस किया था अशोक ठाकुर? 2008 में। और केस का परिणाम क्या हुआ, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 16, और इसको बोलते हैं लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या हो गया भाई? कोई दिक्कत है? लग रहा है जान निकला जा रहा है अंदर से। लेकिन क्या करेगी, बस में है वो। बस समझ में आता है तुम लोग? चलो आ जाओ इधर देखो, यहाँ फोकस है सबका। चलो आर्टिकल 16 का एक, ये वाला याद करना है तुम लोग को, ठीक है। आर्टिकल 16 का एक क्या बोलता है कि राज्य जो है अपने नागरिकों को, अपने नागरिकों में, अपने नागरिकों में नियोजन के समय, नियोजन के समय अवसर की समानता देगी, ठीक है। यानी अगर कोई राज्य जो है वो कोई भी वैकेंसी निकालता है, ठीक है, उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर देगा, ठीक है। भारत के नागरिक जो रहेगा, अगर कोई भारत सरकार के अंदर अगर कोई राज्य वैकेंसी निकाल रहा है, नियोजन करेगा, नियुक्ति करेगा, तो सबको क्या देगा? अवसर की समानता देगा। कोई दिक्कत है? इधर देखो, जिंदगी रील बनाते बनाते और देखते देखते निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कब एज 30 प्लस हो गया। 30 प्लस समझ में आ रहा है ना?
हाँ, उस समय लगेगा हाय मेरा मेरा मुखड़ा। ठीक है, 16 का 2 क्या बोलता है? राज्य नियोजन के समय अपने नागरिकों के बीच जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव बताएंगे। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और बोलो निवास। निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो दिक्कत है हमको बोलो। अगर राज्य नियोजन करता है, ठीक है, तो अपने नागरिकों के बीच जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कि तुम्हारा ये जाति है तुमको ये वैकेंसी भरने नहीं देंगे, तुम्हारा ये धर्म है तुमको ये वैकेंसी भरने नहीं देंगे, ऐसा कुछ वो नहीं करेगा। कोई दिक्कत है? ये याद करना है तुम लोग को। आर्टिकल 16 का 3 अब क्या कह रही है कि संसद जो है नियोजन के लिए कोई क्षेत्र विशेष पर शर्त बना सकता है। ठीक है, अगर संसद जो है, संसद क्या करेगा अपने क्षेत्र में, ठीक है, कोई भी राज्य क्षेत्र के अंदर नियम बनाएगा। नियम समझ में आ रहा है? कानून बनाएगा। जैसे झारखंड सरकार अगर कोई वैकेंसी निकालेगा तो वो एक क्षेत्र के अंदर आता है, तो संसद चाहेगा तो यहाँ का नियमावली वो बना सकता है। ठीक है, कि किस नियम से इसको इस वैकेंसी को लिया जाएगा। ठीक है, तो जो नियम बनता है कोई वैकेंसी को लेकर वो कौन सा आर्टिकल से बनता है? 16 के 3 से। ठीक है, और आर्टिकल 16 के 4 इसमें क्या है कि राज्य नियोजन के समय पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। अब तुम लोग से क्वेश्चन कोई पूछ दे कि आरक्षण का मामला कहाँ है, तो क्या बताओगे? 16 के 4 में। ठीक है, राज्य चाहेगा तो अपने पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है, जो कमजोर वर्ग है, ठीक है, उसके लिए क्या करेगा वो आरक्षण को ला सकता है। ठीक है, वहां वहां ले जाओ बेड पर इसको स्वाहा कराओ। आर्टिकल 16 के 5 दिख रहा है वीडियो में नीचे वाला कि नहीं? ऊपर लिख दे, दिख रहा है? चलो, तो हम लोग यहां लिख रहे हैं आर्टिकल 16 के 5। इसमें क्या है कि राज्य कोई धार्मिक पद के लिए उसी धर्म के अनुयायियों के लिए पद रख सकता है। हम केवल समझा रहे मूल भावना क्या है वो। ठीक है, अब केवल समझते जाना कि ये आर्टिकल में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 16 क्या बताता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। मूल भावना ये है कि आर्टिकल 16 का मूल भावना क्या है कि लोक नियोजन में, किसमें? लोक नियोजन में अवसर की समानता, उसमें ये सब जोड़ा गया है। ठीक, पहला में क्या बताया गया कि राज्य जो है जब नियोजन करेगा, जब कोई वैकेंसी निकालेगा, चाहे किसी को नियुक्ति देगा, तो उसमें सबको अवसर का समानता देगा। फॉर्म भरने का अधिकार सबको है,
नौकरी करेगा नहीं करेगा उसके अंदर वो क्षमता है, ठीक है। लेकिन कोई फॉर्म निकलेगा तो भारत के कोई भी नागरिक को उसको भरने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। 16 के 2 में क्या बोलता है कि जब भी फॉर्म भरा जाएगा, जब भी नियोजन करा जाएगा, तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसे कोई फॉर्म निकाला भारत सरकार और उसमें लिख दे ऐसा कि ये नियोजन केवल जनरल कास्ट के लिए है, तो वो नियोजन को अघोषित अघोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अस्वीकृत करना मतलब, क्योंकि यहाँ साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि नियोजन के समय नागरिकों के बीच जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई वैकेंसी आता है जिसमें भेदभाव करते हुए नजर आएगा तो उस वैकेंसी को रद्द करा जाएगा। और ये सारा का सारा किस पर बात हो रहा है ये बताओ? लोक नियोजन, सब सरकारी फॉर्म के बारे में बात हो रहा है, इस बात को याद रखना। किस पर बात हो रहा है? सरकार जितना वैकेंसी निकालेगा, राज्य जितना वैकेंसी निकालेगा, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी निकाला है तो कोई प्राइवेट कंपनी निकालेगा तो वो अपने तरीके से निकाल सकता है, ठीक है, उसमें भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन सरकारी फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि सरकार अगर कोई भी नियोजन करेगा तो कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसके बाद 16 के 3 में क्या लिखा? 16 के 3 में लिखा है कि संसद चाहे तो, ठीक है, संसद चाहे तो एक क्षेत्र के लिए नियम, एक क्षेत्र के नियोजन के लिए शर्त बनाएगा। वो शर्त समझ में आ रहा है? कंडीशन डालेगा। जैसे झारखंड सरकार कोई वैकेंसी निकाल रहा है तो वो शर्त डालेगा कि कहाँ का निवासी होना चाहिए, झारखंड का निवासी होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए, वो उसका अपना मामला रहेगा, ठीक है। तो लेकिन ये नियम कहाँ चलेगा? संसद द्वारा। समझ में आ रहा है ना? संसद उस पर नियम बनाएगा। जैसे झारखंड सरकार बनाया कि झारखंड में कोई वैकेंसी आएगा तो केवल झारखंड के लोग भरेगा, तो इसके कहानी से नहीं होगा जब तक कहा संसद ये बात को ना मान ले, ठीक है। नहीं बोलता डोमिसाइल लागू करेंगे, तुम लोग तो समझ पाते हो डोमिसाइल? नहीं बोलता है कि अब झारखंड के आदमी झारखंड में नौकरी करेगा। बहुत बार इसके लिए लड़ाई नहीं होता है कि 1932 का खतियान लागू करो, ठीक है, झारखंडियों को सबसे ज्यादा नौकरी दो झारखंड में, ठीक है। तो वो सब सारा मामला कहाँ है हमारा? 16 के 3 में, ठीक है। और 16 के 4 में क्या बताता है आरक्षण के बारे में? कि राज्य चाहे तो अपने पिछड़े वर्ग के लिए, किसके लिए? पिछड़े वर्ग समझते हो तुम लोग? समझ रहा है? पिछड़ा वर्ग जो कमजोर है, जो सबसे पिछड़ा है, ठीक है, उसके लिए आरक्षण देगा ताकि वो आगे बढ़ सके। ये किसमें? 16 के 5 में क्या बोल रहे कि कोई धार्मिक संस्था होगा और उसमें अगर कोई पद बनाना रहे, जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं और एक मान लो कि वैष्णो देवी का मंदिर है, उसमें कोई पद बनाना रहे, ठीक है, खूब बड़ा पद, ठीक है, जो पूरा देखभाल करेगा वैष्णो देवी का, तो वो उस समुदाय के लोग ही तय करेगा कि इसमें हिंदू धर्म के रहेगा कि मुस्लिम धर्म के रहेगा, ठीक है। वो उसी धर्म का लोग रहेगा। हिंदू धर्म का अगर कोई धार्मिक संस्थान है तो हिंदू ही रहेगा और मुस्लिम धर्म का कोई है तो मुस्लिम ही रहेगा। ये कौन बोल रहा है? 16 का 5। कोई दिक्कत है? ये समझ में आया तुम लोग को? अब यहाँ आया कि पिछड़ा वर्ग किधर गया? ये पिछड़ा वर्ग कौन है? तो संविधान में लिखा नहीं गया कि पिछड़ा वर्ग कौन होगा, तो पिछड़ा वर्ग को तय किया गया कि पिछड़ा वर्ग है कौन, ठीक है। ये समझ में आया तुम लोग को? कोई दिक्कत? चलो अब तुम लोग केवल ये बोलना है कि लिखना नहीं, लिखना तो दूर की बात है, केवल समझ जाना है। तुम लोग को टिक लगाने के लिए आ जाए तो टिक लगा सको, ठीक है। 16 का 1 क्या कहता है? राज्य अगर वैकेंसी निकालता है, कोई भी नियोजन करता है तो उसमें सबको अवसर का समानता होगा। किस तरह समझना है कि अगर कोई भी राज्य कोई वैकेंसी, कोई भी नौकरी वाला फॉर्म निकाल रहा है तो उसमें सब आदमी भर सकता है। सब आदमी, समझ में आ रहा है? चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे तो कोई भी हो, ST SC OBC जनरल कोई भी हो, उस फॉर्म को वो भर सकता है, ठीक है। इसमें अवसर का समानता। दूसरा में क्या बोल रहा है कि सरकार कोई भी तरीके से जाति हो, धर्म हो, मूल वंश हो, जन्म स्थान हो, उद्भव हो, चाहे लिंग हो, ठीक है, उसके आधार पर ये जब नियोजन जब करेगा तो उसमें कोई भेदभाव वो नहीं करेगा। इसमें स्पष्ट कर दिया। और 3 में क्या बताया कि राज्य चाहे तो संसद क्या करेगा? कोई क्षेत्र के लिए, ठीक है, वो शर्त बनाएगा, नियोजन के लिए शर्त बनाएगा, ठीक है। शर्त समझ में आ रहा है? कंडीशन डालेगा वो कि ये सब कंडीशन होना चाहिए। मान लो कि भारत सरकार कोई वैकेंसी निकाल रहा है, ठीक है, तो उसमें वो कंडीशन डालता है कि भारत का नागरिक हो,
ऐसे थोड़ी करेगा कि पाकिस्तान का नागरिक होना चाहिए। तो जैसे अगर हम ओपन कर दिए कि इस फॉर्म को सब आदमी भर सकता है, तो आदमी में क्या हो जाएगा, पूरे विश्व के लोग भर सकता है। तो उसके लिए कंडीशन डालेगा ना कि ये सब कंडीशन होगा। तो कंडीशन वाला बात कहाँ आएगा, 16 के 3 में। और 16 के 4 में क्या आएगा कि राज्य चाहे तो अपने पिछड़े वर्ग के लिए, जो गरीब होगा, ठीक है, सामाजिक रूप से होगा, आर्थिक रूप से होगा, शैक्षिक रूप से, जो जिस तरह से भी होगा, उसको आरक्षण देगा ताकि वो आगे बढ़ सके। और 16 के 5 में क्या बताया गया कि कोई धार्मिक मामला होगा, अगर धार्मिक संस्था होगा तो उसमें उसी धर्म के अनुयायी को वो पद दिया जाएगा। ठीक है, उस पद के लिए उसी को रखा जाएगा, उसमें लड़ना नहीं है कि अवसर की समानता है, हम जाएंगे। ठीक है, इसलिए स्पष्ट कर दिया गया ये। अभी तक क्लियर है, हाँ या ना सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अगर हम लोग और आगे आ जाएं तो थोड़ा इसको देख लेते हैं कि पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि संविधान लिखने वाले तो लिख के चल गए कि पिछड़ा वर्ग को, लेकिन पिछड़ा वर्ग है कौन, इसको तय नहीं किया गया। तो तय होता है, उसको देखते हैं हम लोग। क्या हो गया, बड़ी हंस रही, आ जाओ। हम लोग किस पर चर्चा कर रहे हैं, कौन होगा पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले 1953 में, कब, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। कब बनाया गया, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। ठीक है, और इसमें हल्ला नहीं करो, आराम से उसको आराम से ले जाओ, सुला दो, उधर सुला दो। चक्कर मार रहा है उसको क्या, नहीं ना, छोड़ दो सो जाएगी। कुछ हो रहा होगा तो पानी वानी पिला दो। इधर देखो, अब इधर इधर फोकस करो। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 1953 में बना। ये क्यों बना होगा, क्योंकि इसको कहा गया कि जाओ और भारत में सर्च मारो कि कौन पिछड़ा वर्ग में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ कर नहीं पाए। इसको, इस आयोग का एक और नाम है जिसका नाम है कालेलकर आयोग के नाम से ये फेमस है। ठीक है, तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि कालेलकर आयोग भारत में कब बनाया गया, तो 1953 में। इसके बाद द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। ठीक है, जिसका नाम प्रसिद्ध किससे है, मंडल आयोग के नाम से। कब बनाया गया, 1989 में। कब बनाया गया, ठीक है, ये तय किया कि भारत में पिछड़ा वर्ग कौन है। ठीक है, ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं ना। तो पिछड़ा वर्ग को जो तय किया गया, और अभी जो पिछड़ा वर्ग के बारे में जानते हैं हम लोग, किसके द्वारा करा गया, मंडल आयोग के द्वारा, जिसको द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी हम लोग कहते हैं। इसका गठन कब हुआ था, 1979 में। और ये अपना रिपोर्ट कब लेकर आया, 1980 में रिपोर्ट लेकर आया। और ये क्या बोला कि जाति के आधार पर, किसको आधार माना, जाति को, कि जाति, ये दूसरा जाति लिख दी, ये जाति में तुम लोग चल जाओगे, ये जाति है। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग का आधार किसको माना, ये जाति को माना। ठीक है, और जाति के आधार पर ये तय किया कि पिछड़ा वर्ग कौन होगा। तो पिछड़ा वर्ग के बराबर क्या बताया, ये लिखा, एक फॉर्मूला याद रखना है तुम लोग को कि पिछड़ा वर्ग किसे कहेंगे। तो पिछड़ा वर्ग बराबर ओबीसी माइनस सवर्ण, क्या हो गया तुम लोग को, प्लस एससी प्लस एसटी। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग या ओबीसी कौन है, सवर्ण को छोड़ दो, एससी को छोड़ दो और एसटी को छोड़ दो, बाकी जितना बचा वो सब क्या है, समझ में आ रहा है। यानी 3 जाति को छोड़ देना है, स्वर्ण, एससी और एसटी को, बाकी जो बचा वो क्या बना, ओबीसी। अब तुम लोग को पूछ दे कि ओबीसी का जनक कौन है, तो मंडल आयोग।
कब ये रिपोर्ट दिया था? 1980 में दिया था। और ये लागू कब से हुआ? तो 1990 में। क्लियर है? खतरनाक बोला बाबू। तो पिछड़ा वर्ग में ओबीसी को आरक्षण जो मिला, ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग में शामिल करा गया, कब करा गया? 1990 में। अच्छा एक बार याद करो, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? अध्यक्ष कौन था? कालेलकर आयोग के नाम से, काका साहेब कालेलकर इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो इसका फेमस नाम क्या हो गया? कालेलकर आयोग, ठीक है। 1953 में बना और उस समय का सरकार बहुत मजबूत था, इसलिए ये चल नहीं पाया। उसके बाद कब बना? 1979 में, ठीक है, 1979 में बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंडल आयोग बोलते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। इस अपना रिपोर्ट कब देता है ये? इसका गठन हुआ 1979 में। रिपोर्ट कब दिया? 1980 में, 1980 में रिपोर्ट दिया। और क्या बोला कि जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग है। भारत में अगर पिछड़ा वर्ग को देखेंगे तो जाति को देखना पड़ेगा, और उसमें से कौन जाति को पिछड़ा माना? ये ओबीसी को, ठीक है। यानी कि क्या बोला कि ओबीसी ही क्या है? पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। तो ये ओबीसी कौन था? तो क्या बोला कि जितना सारा स्वर्ण है, जितना सारा एसटी है, जितना सारा एसटी है, सबको छोड़ दो तो जो बचा वो पिछड़ा वर्ग। तो उस समय कितना बताया था एग्जैक्ट हमको तो नहीं है, लेकिन 37-43 इतना जाति को किसमें शामिल कर दिया गया? ओबीसी में, ठीक है। एक बार तुम लोग आंकड़ा को चेक कर लेना, ठीक। 3743 है, ठीक है। इतने जातियों को मिलाकर ओबीसी बनाया गया, और इस सबको आरक्षण मिलना स्टार्ट हो गया। कोई दिक्कत है? पिछड़ा वर्ग को तय कौन किया? मंडल आयोग। इस मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? अपना रिपोर्ट कब दिया? लागू कब हुआ? 3 डेट याद रखना है। गठन 1900 इधर गए भाई 89 में, जो होगा 1979, ठीक है। और अपना रिपोर्ट कब देता है? ठीक है। और लागू कब होता है ये? तो दिक्कत है, 1990 में लागू होता है। कितना जाति को बोला गया इसमें? 3743। को दिक्कत है? इतना हो गया। और इसको पिछड़ा वर्ग में अब थोड़ा आरक्षण देख लो किस प्रकार से आरक्षण है। हम कभी आरक्षण पर विशेष क्लास लेंगे, कल का क्लास आरक्षण पर रहेगा, ठीक है। अभी किस तरह से आरक्षण है उसको देखो, ठीक। अभी आरक्षण का मामला है, जैसे ओबीसी है ना, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। कितना प्रतिशत? और एससी को मिलता है 15%, और एसटी को मिलता है 7.5%, और एक है ईडब्ल्यूएस, इसको मिलता है 10%। अभी जो आरक्षण तय किया गया ना, इसी तरह से है। कोई दिक्कत? कोई पूछ दे कि ओबीसी को आरक्षण कितना है, एससी को, एसटी को, ठीक है, 7.5%। और ये तय करने वाला कौन था पता है? कौन कमेटी से आया है? यही मंडल आयोग के बाद इसको तय कर दिया गया कि ओबीसी को 27% मिलेगा, एससी को 15% और एसटी को। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का जब सरकार बनता है तो ईडब्ल्यूएस को कितना? पीवी नरसिम्हा राव, पाविलपति वेंकटपति नरसिम्हा राव, ठीक है। कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर है? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के कितने प्रकार? गजब, कितना? 6 ना। कौन कौन सा? हम चुप हो गए। वेरी गुड, हो गया। उसमें हम लोग आर्टिकल समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। आर्टिकल कहां से कहां तक? 14 से 18। उसमें से 14 पढ़ लिए, 15 पढ़ लिए, 16 पढ़ लिए। अब कौन सा आया? पढ़ लोगे छोड़ दोगे? सच में हमको लगता है कि टाइम ठीक ठाक हो गया होगा। रुको जरा, रुको रुको ना यार, ऐसे भी जगह अपलोड करेंगे।